नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 6 फरवरी 2026 का प्रमुख करंट अफेयर्स देखते हुए चलेंगे और इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार और स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए एक शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट से। नेल्सन मंडेला का कहना है कि जब तक काम किया न जाए तो काम यह असंभव ही लगता है। और आज का टॉपिक क्या कवर होने वाला है तो उसके बारे में बात करें तो मणिपुर में 1 साल से चल रहा था राष्ट्रपति शासन और उसके बाद वहां से शासन मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाया गया और वहां से युमनाथ खेमचंद सिंह ने मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में शपथ लिया है। अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र की बात करें, भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक ने अमेरिका में प्रतिष्ठित क्रायफोर्ड पुरस्कार को जीत लिया है। और कृषि क्षेत्र के लिए एआई टूल भारत विस्तार को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 की बात करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर न्यूज से कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड ऑरलेस फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एट राय रंगपुर ओडिशा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति ने ओडिशा के राय रंगपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ कहाँ पे, ओडिशा में किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है तो मोहन चरण मांझी है। यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई थी। तो इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 फरवरी 2026 को ओडिशा के राय रंगपुर में महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय के आईटी कैंपस का इन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया है। उन्होंने आयुष अस्पताल, कृषि विश्वविद्यालय परिसर, तीरंदाजी केंद्र, सांस्कृतिक सुविधा, छात्रावास, जल निकासी और सौंदर्यीकरण परियोजना की आधारशिला ओडिशा में उन्होंने रखा है और इससे इसका उद्घाटन किया है। मुख्य रूप से आयुष अस्पताल का निर्माण करना, कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करना, तीरंदाजी केंद्र, सांस्कृतिक सुविधा, छात्रावास, जल निकासी और सौंदर्यीकरण परियोजना का आधारशिला इन्होंने रखा है। तो ओडिशा के राय रंगपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किसके द्वारा किया गया तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। और द्रौपदी मुर्मू जानते हैं कहां से, ओडिशा से ही संबंध रखते हैं। मयूरभंज जिले के रहने वाली है और ये संथाल जनजाति से संबंध रखती है। भारत मैन्युफैक्चरिंग और माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स है इसके सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज में शामिल हुआ है। कौन तो भारत में शामिल हो चुका है। तो यानी इंडिया ज्वाइंस ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज टू सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। यानी कि किस तरह से निर्माण और माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए इस तरह से क्या तो ब्रिक्स के सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज में शामिल हो चुका है भारत। तो भारत नई दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज यानी बीसीआईसी में अभी हाल ही में भारत इसमें शामिल हुआ है। यूएनआईडीओ के साथ मिलकर लॉन्च किया गया बीसीआईसी ब्रिक्स देशों में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और एमएसएमई को सपोर्ट करता है, जिसका फोकस इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स पर आधारित है। यानी कि आने वाले समय में आपने देखा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 आ रहा है, जिसका यहाँ पे इसका झलक देखने को मिलता है कि यह भी हाल ही में ब्रिक्स देशों में मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई को सपोर्ट करने के उद्देश्य से इस तरह से इसको लॉन्च किया गया है और इसमें भारत भी इसमें जुड़ गया है। तो डीपीआईटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड और यूएनआईडीओ के बीच में एक ट्रस्ट फंड एग्रीमेंट को भी साइन किया गया। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को भारत का बीसीआईसी सेंटर अभी हाल ही में बनाया गया। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को भारत का बीसीआईसी सेंटर बनाया गया है, यही इसको सपोर्ट प्रदान कर देगा। भारत कौन से विभाग के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज में शामिल हुआ तो किसके तहत शामिल हुआ है तो इसमें देख सकते हैं कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत इसमें शामिल हुआ है। आगे बात करें तो अभी हाल ही में मणिपुर में आपने देखा कि पिछले एक साल 13 फरवरी 2025 को लगाया गया था मणिपुर में राष्ट्रपति शासन और 11वीं बार वहां पे लगाया गया था। और प्रेसिडेंट रूल जानते हैं कि आर्टिकल 356 को संदर्भ में रखते हुए यह लगाया जाता है। हालांकि जब कोई राज्य केंद्र सरकार की बात को नहीं मानता है तो आर्टिकल 365 का भी सहारा लेकर उस राज्य में है जो क्या तो 356 और 365 दोनों को मिलाकर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो मणिपुर में 1 साल के बाद इस तरह से क्या यहाँ से हटा दिया गया है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। और यमुनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया और बीजेपी विधायक यमुनाम खेमचंद सिंह ने इम्फाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यानी कि बीजेपी के वहां पर सरकार बनी है। और एन बीरेन सिंह जो पिछले बार से मुख्यमंत्री रहे थे और उनके इस्तीफे कब हुए थे तो 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उनके इस्तीफे के बाद। तो अब नए मुख्यमंत्री का नाम आपको याद रखना है। जो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन बने हैं तो ये बने हैं, इनका नाम है यमुनाम खेमचंद सिंह है। नेमचा किपगेन और लोसी दीखो ये है जो क्या उप मुख्यमंत्री बने।
नेमचा किपगेन और लोसी दिखो उप मुख्यमंत्री बने, यानी कि जहां जहां लगभग जो बीजेपी की सरकार बनती है तो वहां पे एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री रहते हैं, यानी कि जैसे बिहार में भी देख रहे हो कि एक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री कौन है, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी हैं। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ लिया है, तो इसमें इनका नाम क्या है, यमुनाम हेमचंद सिंह, जो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी ओमान के सलालाह बंदरगाह पर पहली बार पहुंचा है। तो ये सलालाह पोर्ट कहां पे स्थित है, तो ये है जो ओमान में स्थित है। कहां पे, ओमान में सलालाह बंदरगाह स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इंडियन नेवी सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी अभी कहां पहुंचा है, तो ये ओमान के सलालाह बंदरगाह पर पहली बार पहुंचा, यानी फर्स्ट पोर्ट कॉल अभी हाल ही में किया है। फर्स्ट पोर्ट कॉल का मकसद ये होता है कि कहीं कोई जहाज है जो उस जगह से पास कर रही है, जैसे अरेबियन सी हो गया या इंडियन ओशन, कोई महासागर से पास करती है, तो आसपास के क्षेत्र में उसको ईंधन की जरूरत पड़ती है या फिर कोई बंदरगाह के पास पहुंचती है, तो वहां पे ईंधन भरवाने, कुछ समय रुकने, मरम्मत करने संबंधित वहां पे पोर्ट कॉल का व्यवस्था होता है। तो ये पोर्ट कॉल पूछा भी गया था एग्जाम में कि पोर्ट कॉल क्या होता है। भारतीय नौसेना के सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी ने ओमान के सलालाह में अपना पहला पोर्ट कॉल किया है और 3 दिन के यहाँ पे प्रवास के दौरान ओमान के रॉयल नेवी के साथ ट्रेनिंग कार्यक्रम की भी योजना बनाई है। यह आईएनएस सुदर्शन की लोकायन 26 ट्रांसओनिक यात्रा का पहला अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे पड़ाव है, यानी कि कहीं पे वो है जो रुका है, तो यहाँ पे 3 दिनों के लिए वहां पे ओमान के सलालाह पोर्ट पे रुका था। तो भारतीय नौसेना के कौन से जहाज ने ओमान के सलालाह में पहली बार पोर्ट कॉल किया है, तो इसमें आईएनएस सुदर्शनी, यानी कि इंडियन नेवल शिप सुदर्शनी ने यहाँ पे किया है, ओमान के सलालाह पोर्ट पे किया था। आगे बात करें तो त्रिपुरा में इंटरनेशनल स्किल सेंटर और फॉरेन लैंग्वेज स्कूल स्थापित किया जाएगा, यानी कि त्रिपुरा टू सेटअप इंटरनेशनल स्किल सेंटर फॉरेन लैंग्वेज स्कूल, किसके कहां पे, तो फॉरेन लैंग्वेज स्कूल है जो त्रिपुरा में, और नए अंतर्राष्ट्रीय स्किल सेंटर है जो बनाए जाएंगे ताकि वहां पे आने वाले वहां पे जो रहने वाले लोग हैं जो विदेश में भी जा सके और विदेशी भाषा का भी सीख सके, और विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो स्किल्स होते हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी हासिल हो, इसके लिए इस तरह से त्रिपुरा में ऐसी व्यवस्था की गई है। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा, इनके द्वारा ग्लोबल यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए एक इंटरनेशनल स्किल सेंटर और फॉरेन लैंग्वेज स्कूल स्थापित करने की योजना की घोषणा किया है, और इसमें आपने देखा कि इसमें मुख्य रूप से एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार दूसरे देश में प्राप्त कर सके और अपने राज्य से बाहर भी प्राप्त कर सके, इसके लिए व्यवस्था है जो किया जा रहा है। तो आपने इस तरह से देखा था। उन्होंने अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, इसमें स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की तीसरी रीजनल वर्कशॉप में भी इस तरह से बात किया है। तो इसमें यहाँ देख सकते हैं कि अगरतला जो त्रिपुरा की राजधानी, इसमें स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की तीसरी रीजनल वर्कशॉप में इसमें काम किया है। तो किस क्वेश्चन क्या हो सकता है, कौन सा राज्य एक इंटरनेशनल स्किल सेंटर और एक फॉरेन लैंग्वेज स्कूल स्थापित करने की योजना इसमें बना रहा है, तो इसमें त्रिपुरा आंसर हो जाएगा, क्या त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मानिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भी है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक ने अमेरिका में प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार जीत लिया है, यानी इंडियन ऑरिजिन क्लाइमेट साइंटिस्ट विंस प्रेस्टिजियस क्रैफोर्ड प्राइज इन अमेरिका यूएसए में यह जो क्रैफोर्ड पुरस्कार जीता है, इनका नाम क्या है, जो भारतीय मूल के रहने वाले हैं, भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक क्लाइमेट साइंटिस्ट है वीरभद्रन रामनाथन ने रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस से जियो साइंसेस में 2026 का क्रैफोर्ड पुरस्कार जीता है। तो क्रैफोर्ड पुरस्कार किसको मिला है, तो इसको वीरभद्रन रामनाथन, जो क्या है, तो क्लाइमेट साइंटिस्ट है, जिन्हें क्रैफोर्ड पुरस्कार अभी हाल ही में अमेरिका में दिया गया है, जो भारतीय मूल के हैं। और ये पुरस्कार सुपर पॉल्यूटेंट्स और एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स पर उनके रिसर्च के लिए दिया गया, यानी किस तरह से जो नए नए जो पॉल्यूटेंट्स है जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं उसके ऊपर इन्होंने काम किया है, जैसे PM 2.5 हो गया, PM 10 हो गया, ऐसे, और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स है जो क्या रहते हैं, तो इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक ही जो ब्राउन पॉल्यूटेंट्स हो गया, जो चिमनी या कुछ जलने से है जो उत्पन्न होते हैं गैसेज, जो इन्वायरमेंट में रहते हैं और लंबे समय तक नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च काम किया था, जिस कारण से उन्होंने देख सकते हैं कि यह पुरस्कार सुपर पॉल्यूटेंट्स और एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स पर उनके रिसर्च करने के लिए दिया गया है। 1975 में नासा में उन्होंने पाया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कहीं ज्यादा ही गर्मी को क्या करता है, तो ट्रैप करता है, गर्मी को रोकने का प्रयास करता है। कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा है, जो क्या तुलना में, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC है जो क्या कहीं ज्यादा गर्मी को रोकता है, यानी कि ट्रैप करता है, हीट को ट्रैप करता है, हीट मोर देन। यहां देख सकते हैं कि इन 1975 एट नासा ही डिस्कवर्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन ट्रैप्स हीट फार मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
तो भूविज्ञान में 2026 क्रैफोर्ड पुरस्कार किसने जीता है? क्रैफोर्ड पुरस्कार, तो ये भारतीय मूल के वीरभद्रन रामनाथन है, जो क्लाइमेट क्या है तो साइंटिस्ट है, इनके द्वारा यह पुरस्कार क्रैफोर्ड पुरस्कार जीता गया है भूविज्ञान के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं कि सरकार कृषि क्षेत्र के लिए मल्टीलिंगुअल एआई टूल भारत विस्तार अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। तो गवर्नमेंट टू लॉन्च मल्टीलिंगुअल एआई टूल भारत विस्तार फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कृषि क्षेत्र में और भी इसमें पैदावार बढ़ सके और भी इसमें क्या किसानों को सहायता मिल सके, इसके लिए भारत विस्तार एआई टूल को अभी लॉन्च किया गया। तो भारत विस्तार एआई टूल किससे संबंधित है? तो इसमें मुख्य रूप से मल्टी लैंग्वेज यानी कि अलग अलग भाषाओं में है। जानते हैं कि भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है और किसान अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, जिस कारण से किसानों की सुविधा हो, उनको सही तरीके से उनको लैंग्वेज उनको जो रीजनल लैंग्वेज है उस पर भी है जो उनको समझ में आए, इसके लिए सरकार है जो कृषि क्षेत्र के लिए मल्टीलिंगुअल एआई टूल विकसित किया है, जिसका नाम है भारत विस्तार। सरकार कृषि पोर्टल्स और आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च प्रथा को इंटीग्रेट करने के लिए भारत विस्तार नाम के एक बहुभाषी एआई टूल को लॉन्च किया है। इसका मकसद है किसानों को कस्टमाइज सलाह देना, खेती की उत्पादकता बढ़ाना, बेहतर फैसले लेने में मदद करना और जोखिम को भी कम करना, यानी किस तरह से आपकी फसल को कब क्या, जैसे ओलावृष्टि हो गया या फिर साइक्लोन्स आ गया या फिर और भी है जो क्या जो नेचुरल डिजास्टर है जिस कारण से आपकी फसल बर्बाद हो सकती है, या फिर उसको पहले ही आपको सचेत करता है और जोखिम को कम करने का यह जो क्या प्रयास करता है। आपको एआई टूल पहले ही एक कस्टमाइज इंफॉर्मेशन आपको देने का प्रयास करेगा, जिस कारण से किसान है जो पहले से ही सचेत रहेंगे और सही समय पे सही एक्शन ले पाएंगे। तो इस तरह से भारत विस्तार क्या है तो एक एआई टूल है जो एक बहुभाषी एआई टूल है, जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और आईसीआर की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको रॉयल एकेडमी या रॉयल कमीशन के आधार पर इसको स्थापना की जाती है 1929 में, 1929 में। और अभी बात करें तो इसके अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल की कौन है, तो इसमें डायरेक्टर जनरल अभी मांगीलाल जाट है। मांगीलाल जाट 1929 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, पूसा रोड नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कृषि क्षेत्र के लिए लॉन्च किए जा रहे मल्टीलिंगुअल एआई टूल का नाम क्या है, तो इसका नाम है भारत विस्तार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारत विस्तार इसका नाम है क्या, तो भारत विस्तार इसका नाम है। अगर है कि छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 की बात करें तो भारत की कृषि इनपुट भविष्य को मजबूत बनाना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा, यानी कि छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026। यहाँ पे देख सकते हैं इसका मकसद है कि स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एग्रीकल्चरल इनपुट फ्यूचर, यानी सिक्स्थ नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एग्रीकल्चरल इनपुट फ्यूचर, इसका मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि किस तरह से क्या तो कृषि इनपुट भविष्य को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा जो आगे आएगा। तो छठा कौन सा, तो छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पे, तो मुंबई में। कहा, मुंबई में 5 से 6 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया। इसका आयोजन इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के द्वारा किया गया, यानी IMMA के द्वारा इसका अभी हाल ही में आयोजन किया गया। इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के द्वारा किया गया। इसका विषय रहा कन्वर्ज, कोलैबोरेट और को क्रिएट, यानी कन्वर्ज करना, कोलैबोरेट करना और को क्रिएट करना, ताकि कृषि की उत्पादकता है जो बढ़ सके। और इसमें क्या, तो इसमें देख सकते हैं क्या, तो फसल पोषण है जो क्या इसमें और भी बेहतर हो सके, इसके लिए किया जा रहा है। तो छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया, तो यह जो मुंबई में आयोजित किया गया। कहां, मुंबई में छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहां, मुंबई में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा अभी हाल ही में देने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो यंत्र इंडिया लिमिटेड, रक्षा मंत्री अप्रूव्स ग्रांट ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस टू यंत्र इंडिया लिमिटेड। यंत्र इंडिया लिमिटेड को कैटेगरी 1 दिया गया और ये मिनी रत्न दिया गया है, मिनी रत्न में कैटेगरी दिया गया है। तो मिनी रत्न कैटेगरी में दिया गया किसको, यंत्र इंडिया लिमिटेड को दिया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह हैं। इनके द्वारा यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा अभी हाल ही में दिया गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है क्या है, तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 में किसको अभी हाल ही में शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है यंत्र इंडिया लिमिटेड को। यंत्र इंडिया लिमिटेड 4 साल के अंदर ही प्रॉफिट कमाने वाली क्या DPSU बनी है, यानी कि क्या, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन चुकी है। बिक्री देखें तो 956 करोड़ के आसपास रही 2021-22 से, और ये बढ़कर अब 3108.79 करोड़ रुपए की है जो क्या बिक्री प्रॉफिट हुई है, क्या बिक्री रही। और इसमें 2024-25 में इतना, यानी कि प्रॉफिट इसका देख सकते हैं बिक्री बढ़ के कितना, तो 956 से 3108 करोड़ के आसपास है जो पहुंच चुकी है, करोड़ रुपए की आसपास पहुंच चुकी है। यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा देने की मंजूरी अभी हाल ही में किसके द्वारा प्रदान की गई, तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है, इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। चलिए आगे गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत।
इनके द्वारा गोवा पुस्तक महोत्सव का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। तो गोवा का जो पुस्तक मेला, जिस तरह से अपनी अभी आपने देखा कि पटना पुस्तक मेला का उद्घाटन कहाँ, गांधी मैदान में हुआ, उसी तरह से जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा पुस्तक महोत्सव का अभी हाल ही में उद्घाटन करेंगे। तो ये 2026 में गोवा बुक फेस्टिवल 2026 में कहाँ, तो गोवा में किया जाएगा। तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, जो गोवा की राजधानी पणजी के कैंपाल ग्राउंड में गोवा पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव में 200 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे और किताबों पर 10% की भी छूट इसमें दी जाएगी। किताबें कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी और अन्य भाषा में भी उपलब्ध रहेगी। तो यानी कि जो इच्छुक हैं, किताबों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो जाकर ऐसे बुक स्टॉल में, जो महाराष्ट्र या जो गोवा के क्षेत्र में है, और बहुत सारे गोवा में पणजी में जाते हैं, कई लोग विजिटर्स जाते हैं, कई टूरिज्म पर्पज से जाते हैं, तो वहाँ पे जाकर वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और ऐसे किताब 10% डिस्काउंट पे भी आपको वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स हो गए, बहुत नॉवेल्स हो गए, वो आपको सस्ते दाम पे मिल जाएंगे और अलग अलग भाषाओं में यहाँ देख सकते हैं कि मिल रहे हैं। तो आप वहाँ भी आसपास के क्षेत्र में हैं तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। कैंपाल ग्राउंड पणजी में गोवा बुक फेस्टिवल का उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसमें जानते हैं कि पणजी यानी कि गोवा की राजधानी है, जो प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और अभी हाल ही में आपने देखा कि गोवा का एक रिकॉर्ड रहा कि उन्होंने 100% डिजिटल 100% स्ट्राइक रेट के साथ क्या किया है गोवा की पुलिस ने, तो साइबर क्राइम को रोकने का प्रयास किया है। गोवा पुलिस ने 100% साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया है। यानी कि जो इस पे कॉल कर रहा था, यानी साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जो भी 1930 पे कॉल कर रहा था, उसको है जो 100% कॉल करके, यानी कॉल कुछ मिस्ड भी हो जाते, मिस्ड कॉल भी होते थे, तो उसको भी कॉल करके उसके बारे में है जो पूछताछ करते थे। और इस तरह से 100% स्ट्राइक रेट के साथ साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए गोवा पुलिस ने काम किया, जिस कारण से है जो चर्चा में भी रहा। तो 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर भी है। आपके लिए क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन आपके लिए है जो ये है कि किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो हाल ही में संसद में बहस का विषय बनी, ये कौन सी पूर्व सेना प्रमुख की आत्मकथा है? तो अभी हाल ही में आपने देखा कि जनरल मनोज मुकुंद नरवाने के क्या है, तो इस तरह से बहुत सारे पुस्तक है, इसका आंसर तो यही हो गया। ठीक है, तो मनोज मुकुंद नरवाने की पुस्तक है। किताब क्या है? तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है, जो हाल ही में संसद में क्या रहा, तो बहस का बना विषय रहा। और इसमें आपने देखा कि गलवान घाटी में जो चीन और भारत के बीच में जो झड़प हुई थी, उसमें भारत के जो आर्मी को रोकने का प्रयास किया गया था, किसके द्वारा? तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, कि ताकि आप उसमें ज़्यादा एक्शन ना ले। और उसमें इस तरह से उस किताब में लिखा गया था, जिस कारण से ये है जो बहस का मुद्दा बना। और इसमें मनोज मुकुंद नरवाने की जो पुस्तक है, जो पब्लिश होने वाली थी, वो पब्लिश अभी तक नहीं हो पाई है। तो आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि अभी वर्तमान में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, हु इज द करंट सीडीएस, हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, करंट सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी वर्तमान में कौन है? तो करंट हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो अभी वर्तमान में कौन है? ऐसे फर्स्ट कौन था? तो जनरल बिपिन रावत, जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे, शहीद हो गए थे। ठीक है, हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए थे। और हु इज द करंट सीडीएस, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और सीडीएस क्या होते हैं? तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के ये सचिव भी होते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सचिव कौन होते हैं? तो यही होते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सचिव कौन होते हैं? सीडीएस होते हैं। ये भी आपको याद रखते हुए चलना है, तो कमेंट में आपको बताना है कि कौन करंट सीडीएस है। और भी बात करें तो इसमें देख सकते हैं इसका पीडीएफ, यदि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम, यदि आप दोनों मीडियम में कंफर्टेबल है तो ठीक है, और नहीं तो आपको हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग सेपरेट नोट्स है जो प्रोवाइड किया जा रहा है एडुटेरिया दरोगा टेलीग्राम चैनल में। और इसका जो बोर्ड पीपीटी है, यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लिए है जो अच्छा रहेगा, यहाँ से प्राप्त करके आप इसका एक बार रिविजन कर लीजिएगा। और साथ साथ आपको बिहार का बजट और भारत का भी बजट है जो आपके लिए वीडियो अवेलेबल है, तो उसे जाकर आप देख लीजिएगा। और एग्जाम से पहले जरूर आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा, ताकि वहाँ के जो डाटा उसमें दिया रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डाटा जैसे फिजिकल डेफिसिट हो गया, फिजिकल डेफिसिट कितना परसेंटेज रहा, कितना अमाउंट रहा, तो सब सारे तत्वों को आपको ध्यान में रखते हुए क्या बजट को पढ़ना है। जैसे भारत का और बिहार का बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा से उसको देखा भी है, और आपसे भी गुजारिश है कि आप एक बार, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर एक बार देख लीजिएगा। ज़्यादा 20 मिनट का वीडियो लगभग है भारत का बजट, और 40-45 मिनट का वीडियो है जो बिहार का बजट है, तो उसे आप जगह देख लीजिएगा। और आपको बता दें कि बिहार दरोगा मेंस का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको बिहार दरोगा मेंस का जैसे ही एपीटी का रिजल्ट जैसे ही आएगा, उसके लिए फिर मेंस का टेस्ट सीरीज है जो स्टार्ट किया जाएगा। और 14 फरवरी से आपको एईडीओ के सहायक
2.0 यानी कि ADO का टेस्ट सीरीज है जो लॉन्च होने वाला है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। साथ साथ इसमें CGL बिहार SSC CGL का भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज 15 फरवरी से एडुटेरिया के द्वारा लाया जा रहा है। तो आप यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे जुड़े और इसमें डेली करंट अफेयर्स को भी फॉलो करते हुए चलेंगे। मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।